हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरडी नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पाचन तंत्र के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, पाचन तंत्र का मतलब यहाँ पर अगर अपन बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब अगर भोजन ग्रहण करता है तो सबसे पहले मुंह के अंदर यानी कि ओरल कैविटी के थ्रू सबसे पहले हमारे आमाशय के अंदर जाता है। आमाशय को हम यहाँ पर स्टमक बोलते हैं। उसके बाद में फिर नीचे से होते हुए और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत से लास्ट में फिर अगर अपन बोले गुदा द्वार या फिर रेक्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो भोजन है ये हम क्यों ग्रहण करते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है। हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर सेल हैं, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमारे जितने भी अंग हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये छोटी छोटी कोशिकाएं होती, इनको जो भी दैनिक क्रियाविधि करने की जरूरत है उसके लिए एटीपी की जरूरत है। और जो एटीपी यानी कि जो एनर्जी है वो हमें भोजन के मेटाबॉलिज्म के परिमाण स्वरूप मिलती है। तो अब यदि यहाँ पर भोजन भोजन का मेटाबॉलिज्म होगा तो सबसे पहले भोजन चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अपन जो भी फूड मटेरियल होता है वो जैसे ही मतलब कि खाते हैं तो पहले उसका होता है छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन। इस विघटन को अपन बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम फूड मटेरियल के बहुत हार्ड कॉम्प्लेक्स बड़ी यूनिट है और उसको जैसे ही खाएंगे तो हमारी आंतों के अंदर जाते जाते टाइम वो छोटे छोटे यानी कि मोनोमर यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये इस फूड का डाइजेशन हो चुका है। ठीक है, हमारे फूड के अंदर मेनली 5 एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद विटामिन और मिनरल्स और वाटर सभी के अंदर कंपलसरी प्रेजेंट होता है। तो ये जो पांचों एलिमेंट है ना, इनमें से जो स्पेसिफिक जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है सभी का। तो ये जब भी अपन फूड मटेरियल खाते हैं तो ये पांचों एलिमेंट जैसे अपन फूड के थ्रू इनटेक करेंगे अंदर जाकर पेट के अंदर या फिर अपनी आंतों के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसको अपन जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, वहां जाकर इनका मतलब बहुत सारे एंजाइम और हॉर्मोन्स के द्वारा इनका क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है। इसी प्रोसेस को, इसी क्रियाविधि को हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पाचन होना। और जैसे ही पाचन हो जाता है फिर यहाँ से ये ब्लड के अंदर चले जाते हैं और फिर लीवर के अंदर और सेल के अंदर होता है इनका मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से हमारी सेल के लिए एटीपी की यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जो कि हमारी सेल बहुत सारी क्रियाविधि करने में काम में लेती है उस एनर्जी को। जैसे अपन बोल सके कि सेल डिवीजन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, और एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी क्रियाविधि, रेस्पिरेशन वगैरह, इनके लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें फूड से या फिर इनके डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म के परिमाण स्वरूप मिलती है। तो आज की क्लास में हम ओवरव्यू करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिक जाता हूं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले फूड मटेरियल जब हम इनटेक करेंगे तो किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, ओरल कैविटी के बाद में पीछे की तरफ होता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स से जस्ट नीचे स्टार्ट हो जाता है एक पाइप शेप जिसको अपन बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है ना। ईसोफेगस के बाद में यहां से एक ऑर्गन आता है जो बिल्कुल जे शेप में होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं स्टमक या फिर आमाशय। और नीचे की तरफ से ये एक पाइप शेप स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यू जाएगा। और सबसे लास्ट में फिर यदि हम बात करें तो ये यहां से एक बड़े पाइप के द्वारा क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, और यहां से ये जो बड़ा पाइप है इस तरीके से, ये हमारे पाचन तंत्र का एक सिंपल डायग्राम है ना। यहां से यदि हम देखें, सबसे पहले अपने ओरल कैविटी की बात करें तो यहां पर फूड को चबाने के लिए दांत पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। इसके अलावा यहाँ पर जीभ प्रेजेंट होती है जिसको टंग बोलते हैं, जिसके अंदर स्वाद कणिकाएं पाई जाती है जो कि हमें टेस्ट का अनुभव करती है कि कैसा टेस्ट होगा, कड़ा है या फिर मीठा है,
है ना, या फिर नमकीन है या चटपटा है, जैसा भी स्वाद होगा उसके लिए स्वाद कणिकाएं कहां पर, ये सब ओरल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ओरल कैविटी के अंदर ही यहाँ पर ही लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पैरोटिड हो गया, सबमैंडिबुलर हो गया, सबलिंगुअल हो गया, इसके द्वारा लार का सिक्रेशन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। लार के अंदर पाया जाता है अल्फा एमाइलेज, है ना, या फिर सलीवरी एमाइलेज, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं सबसे पहले ओरल कैविटी की बात करता हूं। मैं कंप्लीट चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर आप वन बाय वन लिख सकते हैं। ओरल कैविटी के अंदर अगर हमें स्वाद का अनुभव देने के लिए अगर किसी अंग के बारे में पूछा जाए तो वो होगा जीभ, यानी कि टंग, ठीक है। भोजन को चबाने के लिए क्या होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है, जो कि 32 होते हैं, 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में। इसके अलावा यहाँ पर लार का प्रोडक्शन के लिए क्या पाए जाते हैं, लार ग्रंथि जो कि 3 होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इनके द्वारा लगभग एक दिन में लगभग 1500 ml लार का प्रोडक्शन किया जाता है ओरल कैविटी या कि मुख गुहिका के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर देखेंगे लार के अंदर स्पेसिफिक एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है अल्फा एमाइलेज या फिर सलीवरी एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। तो यहां से हमने देखा ये है यहां पर ओरल कैविटी, ये हो गया ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के पीछे की तरफ, है ना, यहां पर प्रेजेंट होता है फेरिंग्स, इसके नीचे होता है यहां पर जिसको अपन बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को अपन यहां पर ग्रास नली भी बोलते हैं, ग्रास नली, यानी कि ये आहार नली भी बोलते हैं, जो यहां ओरल कैविटी मुंह से और स्टमक के अंदर फूड को आगे की तरफ धकेलने का काम करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टमक या फिर आमास, ठीक है ना। आमास के अंदर जो भी फूड मटेरियल जाता है वो सबसे पहले लगभग 3 घंटे तक यहीं रुकेगा, इसके अंदर डाइजेशन वगैरह होता है और इसके अंदर पाया जाता है HCl। याद रखिएगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है HCl। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट होता है और यहाँ पर जो एनवायरमेंट, यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, उसका पीएच होता है 0.9 से 1.6। ये पीएच वैल्यू यानी कि हमारे जो पूरा का पूरा जो जीआई ट्रैक्ट है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक मीडियम होता है ना, वो किसमें होता है, आमाशय या फिर स्टमक के अंदर। किसकी वजह से, HCl की प्रेजेंस की वजह से पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन ये देखेंगे ये जे शेप होता है, इसके नीचे की तरफ जो ये सी शेप दिख रहा है ना, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। मतलब जैसे ओरल कैविटी, इसके बाद में इसोफेगस, इसके बाद आमाशय या फिर स्टमक, फिर ये छोटी आंत होती है और फिर होती है बड़ी आंत। छोटी आंत, इसका डायमीटर छोटा होता है, इसकी वजह से हम इसको छोटी आंत बोलते हैं। वैसे इसकी लेंथ होती है ना, वो होती है 6 मीटर यानी कि 600 सेंटीमीटर। क्लियर, थोड़ा सा यहां से समझिएगा। जो छोटी आंत होती है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्यूडिनम, इसको हम बोलेंगे ड्यूडिनम। जो बीच का पार्ट होता है ना, ये हो गया जेजुनम, और सबसे लास्ट पार्ट ये देखो, ये मोटा पाइप दिख रहा है, ये जा रहा है ना यहां पर, तो इस मोटे पाइप को अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है इसको अपन बोलते हैं इलियम, ये हो गया इलियम। तो तीनों मिलाकर ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, तीनों पार्ट मिलाकर यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन अपने पास तैयार हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत भी बोलते हैं। इसकी टोटल लंबाई होती है 600 सेंटीमीटर। याद रखना कितनी होती है, 600 सेंटीमीटर। इसके अंदर सबसे ज्यादा फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पाइप है ना, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है ना। इसकी लंबाई होती 150 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर के लगभग होता है। और सबसे लास्ट में होता है, ये होता है यहां पर रेक्टम, रेक्टम, और यहां पर ये हो गया एनस।
ठीक है ना। गुदा द्वार जिसको अपन बोलते हैं वो सबसे लास्ट में पाया जाता है। तो यहां से हमने देखा ओरल कैविटी से लेकर और रेक्टम तक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ब्रीफली चार्ट। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सपोर्टिंग ऑर्गन भी होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर अपन देखेंगे ना स्टोमक के नीचे और यहाँ पर एक पंखुड़ी की तरह जो स्ट्रक्चर होती है ना ये वाली, इसको हम बोलते हैं अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज। तो ये हो गया पैनक्रियाज, ठीक है ना। इसके द्वारा भी बहुत सारे एंजाइम और हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है और इसका ओपनिंग यहीं पर पाया जाता है ड्यूडिनम के साथ, इसी पाइप के अंदर इसका ओपनिंग होता है, ठीक है। एक साइड के अंदर लीवर हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसको अगर अपन मैनेज करें तो स्टमक होता है ना इस साइड में होता है। डायफ्राम के जस्ट ऊपर मैंने कल बताया था क्या प्रेजेंट होते हैं, फेफड़े। तो डायफ्राम एक ऐसी मसल होती है जो अपनी पेट को और छाती को डिवाइड करने का काम करती है, ठीक है ना, दोनों के बिल्कुल लिंक बनाने का काम करेगी। तो डायफ्राम के नीचे इस साइड में तो होता है स्टमक, देखो ये इस साइड में प्रेजेंट है, तो यहां पर होगा लीवर, है ना, राइट साइड के अंदर। अगर मैं इमेजिन करूं आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वहां पर हो सकता है कि डायग्राम भी दे दें, तो अगर मैं वैसे अगर देखूं ना तो यहां पर प्रेजेंट होता है लीवर। ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं ना ये है लीवर। लीवर का कनेक्शन भी इसी से ही होता है बहुत सारी डक्ट के द्वारा, जिसको हेपेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पर लीवर। लीवर के द्वारा भी बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन्स और प्रोटीनियस सब्सटेंस का सिक्रेशन किया जाता है। अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना वो किसके अंदर होती है, लीवर के अंदर होती है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि सबसे पहले, और एक बात, ओरल कैविटी के अंदर यहाँ पर कौन सा ओरल कैविटी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन, है ना, या फिर लार का सिक्रेशन होता है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो वो होगा अल्फा एमाइलेज, या फिर हम इसको सलेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, सलेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है कि थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि हम पढ़ रहे हैं ना तो हम क्या पढ़ रहे हैं। ओरल कैविटी यहीं पर ही, और यहाँ पर ही एक और चीज लिख लेना, ओरल कैविटी के अंदर ही जैसे सलाइवा है इसी तरह यहाँ पर जो टंग होती है ना, जीभ, जीभ, तो जीभ के द्वारा किसका हमें सेंसेशन मिलता है, टेस्ट का अनुभव होता है। जीभ के द्वारा किसका, टेस्ट का अनुभव होता है, ठीक है ना। वो किसके द्वारा होगा, जीभ के द्वारा। इसके ऊपर पेपिलाज होते हैं जिसको अपन स्वाद कणिकाएं बोलते हैं, 3 टाइप की होती हैं, है ना, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कमवेलेट पेपिला। वो तो बहुत डीप हो जाएगा, आप केवल इतना याद रखिएगा कि जीभ के द्वारा हमें टेस्ट का अनुभव होता है। सलाइवा किसके द्वारा, सलीवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होता है जिसके अंदर अल्फा एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब यदि हम देखें यहां से तो थोड़ा सा हम चलते हैं हमारे फूड के अंदर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट यहां से। अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन उठा रहा हूं, कैसे, इसके अंदर यदि हम देखेंगे ना टोटल, तो इसके ऊपर ये स्टमक का पार्ट है, यहां से लेकर और यहां तक ये स्टमक का पार्ट है, ठीक है ना। स्टमक से ऊपर ऊपर ये जो पूरा एनवायरमेंट है इसके अंदर जो पीएच होता है ना वो एसिडिक होता है, ठीक है। आपको पता होगा 7 होता है ना पीएच, ये होता है पानी का, और इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल। अगर 7 से कम होगा पीएच तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय, क्या बोलते हैं उसको, अम्लीय। और 7 से ज्यादा अगर 7.1 भी होगा किसी भी सॉल्यूशन का पीएच तो वो होता है कैसा, वो क्षारीय होता है, जिसको अपन एसिड क्या बोलते हैं, एल्कालाइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो स्टमक का कितना बताया, 1.6, हाईली एसिडिक होता है। जो सलाइवा होता है ना उसका होता है लगभग 6.4 से 6.8, मतलब जस्ट न्यूट्रल होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पर एसिडिक होता है, इसका मतलब स्लाइटली एल्कलाइन। तो ये तो एसिडिक एनवायरनमेंट। और स्टोमक से नीचे ये जितने भी यहाँ पर पार्ट पाए जाते हैं जैसे लीवर का, पैनक्रेटिक जूस का, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सबका पीएच 7 से ऊपर होता है, यानी कि क्षारीय एनवायरनमेंट पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखना स्टोमक से ऊपर तो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, और स्टोमक से नीचे जितने भी यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट होते हैं सभी अंगों के अंदर सबका लगभग 7.5 से और 8.3 के बीच में होता है। 7.5 इसका मतलब क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। एक तो ये है, एक तो ये पीएस का थोड़ा सा माइंड में रखना। दूसरी
बात यह है, जब हम फूड इनटेक करते हैं ना, तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाकर रुकेगा? ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे आप कभी खाना खाते हो, खाना खाए, चबाने के बाद में अंदर लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले कहां जाकर रुकता है? पेट में। पेट का मतलब स्टमक में। तो ये वाला एरिया है जहां पर सबसे पहले फूड मटेरियल आकर और रुकेगा, फिर यहां पर कुछ डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद में नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, अगर अपन फूड मटेरियल की हम बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फूड मटेरियल का डाइजेशन कहां पर होता है? वो होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा फूड मटेरियल का डाइजेशन भी और एब्जॉर्प्शन भी कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, मतलब वाटर का अवशोषण होकर ब्लड में मिलता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। बड़ी आंत से तो सबसे ज्यादा पानी का अवशोषण होगा और खून में जाकर मिलेगा, और भोजन का सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होता है वो फिर ब्लड में जाकर मिलता है, किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। मैं फूड मटेरियल की बात कर रहा हूं, ये भोजन है क्या, है ना? तो यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं कि फूड यानी कि भोजन, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। फूड मटेरियल के अंदर 5 एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन। तीसरा होगा फैट, और इसके बाद 4 नंबर विटामिन, ठीक है, और इसके बाद होता है मिनरल्स। ये हो गया। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारी शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का सबसे पहले काम किसके द्वारा किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड बोलते हैं। ध्यान से समझना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इसका मेन काम क्या होता है? हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी यानी कि सबसे जल्दी अगर अपने को कोई एनर्जी देगा, तो इनमें से कौन सा फूड मटेरियल देगा? वो देगा कार्बोहाइड्रेट। इसकी वजह से हम इसको एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड भी बोलते हैं। एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, क्लियर है? इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? तो वो होता है ओरल कैविटी, यानी कि यहां से अल्फा एमाइलेज के द्वारा। तो याद रखना, इसका डाइजेशन होता है कहां से? ओरल कैविटी। ठीक है, दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? कभी भी देखा होगा, कभी घाव लग जाता है या छोटे बच्चे होते हैं, उनके शरीर को ग्रोथ करना होता है ना, तो हाई प्रोटीन डाइट के लिए बोलता है डॉक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर कभी घाव लग गया तो नए घाव भरना, मतलब वुंड हीलिंग, समझ गए ना? और बॉडी की ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो इसका मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग का मतलब कि हमारे नई सेल, नई कोशिका, नए ऊतकों की वापस से पुनर्निर्माण के लिए जो चाहिए ना फूड मटेरियल, वो कौन सा होगा? प्रोटीन। इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड, जो कि हमें सेल डिवीजन के अंदर घाव भरने में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद में आता है यहाँ पर फैट। ये क्या होता है? फैट जाके वसा के रूप में जमा हो जाती है, फिर इन फ्यूचर में यदि हमें जरूरत पड़ती है तो फैट के द्वारा हमें एनर्जी मिलेगी, यानी कि ये स्टोर फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जमा रहती है। इसको अपन बोलते हैं स्टोरेज फूड। क्या बोलते हैं इसको? स्टोरेज फूड बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन और मिनरल है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं इनको। प्रोटेक्टिव फूड, याद रखना, प्रोटेक्टिव फूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। अब हम बात करते हैं 1 ग्राम, थोड़ा सा समझना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी किलो कैलोरी देता है? ये भी 4 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम फैट, याद रखना, कितनी किलो कैलोरी? 9 KCl। KCl का मतलब होता है किलो कैलोरी। 9 किलो कैलोरी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो यहां से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन कितना? वो भी 4 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम फैट होता है वो 9 किलो कैलोरी हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी के रूप में। तो ये था
डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक पाचन तंत्र का एक ओवरव्यू। जैसे ही भोजन पच जाता है तो जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ आंतों से होते हुए और रेक्टम से फिर गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अंदर हमने देखा ही ऑर्गन के बारे में, इसके साथ साथ यहाँ से कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके साथ साथ फूड मटेरियल के अंदर ये कौन कौन से कंटेंट होते हैं और इसका क्या काम होता है। आई होप ये क्लास आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी, अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत जल्दी नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू मेंटेन करिएगा। धन्यवाद।